जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात करेंगे अमेरिका की। आज बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की। आज जो मैं आपको जानकारी देने आया हूं, जो मैं चर्चा लेकर आया हूं, वो ईरान युद्ध से जुड़ा हुआ नहीं है। नॉर्मली होता यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जब हम कोई जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं से ईरान के युद्ध से जोड़ा रहता है। लेकिन आज कुछ और है। बात सीधे अमेरिका से आई है, वाशिंगटन से आई है। जो मैं नई जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं वो थोड़ा परेशान करने वाला है। जी हां, अमेरिका में वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास, नेशनल मॉल के पास गोलीबारी हुई है और लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि जहां पर व्हाइट हाउस के आसपास या अमेरिका में बहुत सारे जगहों पर जहां पर राष्ट्रपति के होने की मौजूदगी होती है या वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी होती है, वहां पर गोलीबारी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। और इसीलिए अब पूरी दुनिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि भला व्हाइट हाउस जैसे जगह पे जहां पर सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है, बंदूकधारी या हथियार के साथ कोई शख्स पहुंच कैसे जाता है। आज भी वैसा ही हुआ है। आज की जानकारी भी बिल्कुल वही है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस से थोड़ी दूर पर नेशनल मॉल के पास एक बंदूकधारी वहां देखा गया, हथियार के साथ एक शख्स वहां खड़ा था। और जब सुरक्षा एजेंसियों को उसके ऊपर शक पड़ गया तो उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की और उसके बाद उसने गोली चला दी। और उसके बाद सीक्रेट सर्विस के लोगों ने उसे गोली मार दिया, घायल हो गया, अस्पताल में पड़ा है। वहीं पर एक नाबालिग भी था, उसे भी गोली लगी है। तो बात यहां पर एक गोलीबारी की नहीं होनी चाहिए। यहां पर बात होनी चाहिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो नफरत फैल रहा है अमेरिका में, क्या इस कदर बढ़ता जा रहा है कि व्हाइट हाउस के आसपास लोग हथियार लेकर पहुंचने लगे हैं। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आपको यह जानकर बहुत हैरत होगा कि इस गोलीबारी के ठीक पहले, या कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि उस गोलीबारी के आसपास ही उसी वक्त भी वहां से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का काफिला गुजरा था या गुजर चुका था। तो यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर वहां पर वाइस प्रेसिडेंट का मूवमेंट था, अगर उनका काफिला गुजरने वाला था या गुजर चुका था, तो जाहिर है वहां पर सुरक्षा एजेंसियां बहुत अलर्ट होगी। वहां पर जो सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स होंगे बहुत अलर्ट होंगे। और ऐसे में वहां पर हथियार के साथ एक व्यक्ति खड़ा था और वो किसी पर कभी भी हमला कर सकता था। तो ये अमेरिका के लिए चिंता का कारण है। यहां पर बात पहले यह कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आखिर नफरत किस कदर बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ईरान के ऊपर हमला किया, 28 फरवरी को जब हमला किया था और उसके बाद वहां की पूरी सरकार को वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई के साथ मार दिया था, तब से ही वहां पर अमेरिका के अंदर में जो अमेरिकी जनता है मुखर हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, बयानबाजी हो रही है और विपक्ष के जो नेता हैं वो तीखे सवाल पूछ रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान युद्ध थोप दिया अमेरिका के ऊपर, जो 40 दिनों का युद्ध हो गया, अभी तो सीज फायर चल रहा है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट आज भी बंद है। और हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से जो दुनिया का जो कच्चा तेल और गैस की जो सप्लाई होती है 20% और 30% हॉर्मुज स्ट्रेट से वो बंद है। अमेरिका ने खुद भी वहां पर नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है और उसका पूरा का पूरा जो असर है वो विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, अमेरिका की जनता पर पड़ रहा है। बात यहां पर चूंकि अमेरिका की हो रही है, बात वहां की सुरक्षा व्यवस्था की हो रही है, वहां पर जो अमेरिकी हैं, आम अमेरिकी नागरिक हैं, उसकी चर्चा बहुत जरूरी है। जब से युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से ही वहां पर खाने पीने की जो चीजें हैं उसकी कीमतें बढ़ गई। चूंकि गैस की सप्लाई और ऑयल की सप्लाई का असर पड़ा पूरी दुनिया पे, तो उसका असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा। और बात अगर अमेरिका की ही कर लें तो वहाँ पर भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें डबल हो गई हैं। तो वहाँ पर जो आम नागरिक है, जो अमेरिकी है आम, वो डोनाल्ड ट्रंप से लगातार नाराज होता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप से ये जो नाराजगी है कोई आज की नहीं है, इसके पहले भी लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन होते रहे हैं। यहां पर आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट होते रहे हैं, 3 बार हुए हैं। अभी ईरान के युद्ध काल में ही बहुत बड़ा नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें 90 लाख से ज्यादा अमेरिकी सड़कों पर उतर आए थे 3100 शहरों और कस्बों में।
खास बात यह थी कि वहां पर रूरल जो अमेरिका है वहां भी जनता सड़क पर उतर आई और सबने नारा बुलंद किया था, मुखर किया था अपनी आवाज और कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति के रूप में फैसले नहीं ले रहे हैं, वो राजा के रूप में ले रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने नो किंग्स प्रोटेस्ट किया था और ये बताया था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप हमारे चुने हुए राष्ट्रपति हैं, आप राजा नहीं हैं, तो जिस तरह से आप फैसले ले रहे हैं जिससे अमेरिकी जो हित है उस पर असर पड़ रहा है, उसे आप बंद करें। और जो ईरान युद्ध की काल की मैं बात कर रहा हूं, जब ये नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें 90 लाख से ज़्यादा अमेरिकी जनता सड़कों पर आई थी, उसके पहले भी 2 बार नो किंग्स प्रोटेस्ट और हो चुका था। 2025 के अक्टूबर महीने में 2700 शहरों में ऐसे ही 70 लाख से ज़्यादा अमेरिकी जनता, अमेरिकी नागरिक सड़कों पर उतर आए, नारा बुलंद किया था और कहा था कि आप हमारे चुने हुए राष्ट्रपति हैं, हमने आपको व्हाइट हाउस में भेजा है, हमने आपको ओवल ऑफिस में भेजा है चुन करके राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए, ना कि आप जो एक तरफा फैसला ले लेते हैं, एक राजा की तरह आप बिहेव करते हैं, तो आप उसे तुरंत बंद करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे उसका असर नहीं पड़ा था, बल्कि जब 70 लाख अमेरिकी जनता, जब 70 लाख अमेरिकी नागरिक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे एक AI जनरेटेड वीडियो डाल दिया था जिसमें वो राजा की तरह उन्होंने क्राउन पहन रखा था और वो हवाई जहाज से आते हैं और जो नीचे में जो अमेरिकी जनता, अमेरिका के जो नागरिक वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर वो कीचड़ डाल रहे थे और ये सब दिख रहा था उस AI जनरेटेड वीडियो में। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब साफ था कि अमेरिका की जनता को वो चिढ़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि आपने कहा है कि मैं राजा की तरफ फैसले ले रहा हूं और आप नो किंग्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लो देखो मैंने क्राउन पहन रखा है राजा का और मैं आपके ऊपर हवाई जहाज से नीचे कीचड़ डाल रहा हूं। मतलब साफ था, जिस अमेरिकी जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया, चुनकर दोबारा उन्हें व्हाइट हाउस में भेजा, ओवल ऑफिस में भेजा, राष्ट्रपति पद पर बैठने की जिम्मेदारी दी, उसी जनता को वो चिढ़ा रहे थे, कीचड़ डाल रहे थे। और उसके पहले यानी कि जून में भी एक बार वैसे ही प्रदर्शन हुआ था, नो किंग्स प्रोटेस्ट, और उसमें भी 50 लाख से ज़्यादा अमेरिकी जनता सड़क पे आई थी। आम अमेरिकी वहां पर सड़कों पर उतरे थे और नारा बुलंद किया था, नो किंग्स प्रोटेस्ट। बात सिर्फ अमेरिकी जनता की ही नहीं है, बात वहां के बड़े बड़े इस्तीफे की भी है। वहां पर जब ये ईरान युद्ध चल रहा था तो नेशनल काउंटर टेररिज्म के जो प्रेसिडेंट थे जोसेफ केंट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ तौर पे लिखा था कि जब से 2025 में जो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ था 12 दिनों का जून में, उसके बाद से जिस तरह यानी कि उस युद्ध के साथ ही जो फैसले डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं वो अमेरिका के हितों के खिलाफ जा रहा है। जोसेफ केंट ने साफ तौर पे अपने इस्तीफे में यही लिखा था कि ये जो ईरान का युद्ध है वो सीधा कोई थ्रेट ईरान से अमेरिका को था ही नहीं। ये युद्ध तो ईरान और इजराइल के बीच में था, बीच में अमेरिका कहां से आ गया। बात सिर्फ जोसेफ केंट की ही नहीं है, यहां पर चर्चा तुलसी गबार्ड की भी होनी चाहिए। तुलसी गबार्ड डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं। उन्होंने लिखित बयान दिया था ईरान के युद्ध काल में कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि वो परमाणु कार्यक्रम को रोकने जा रहे हैं ईरान में और इसीलिए उन्होंने हमला किया था। लेकिन तुलसी गबार्ड ने यह कहा कि वहां परमाणु कार्यक्रम तो चल ही नहीं रहा था। 2025 के जून में जो युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था, उस वक्त ही ईरान की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया गया था। तो वहां पर कोई परमाणु कार्यक्रम तो चल ही नहीं रहा था, तो राष्ट्रपति ने कह कैसे दिया कि वहां वो परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते थे, इसीलिए वहां उन्होंने हमला किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान पर हमला किया था तो 2 बातें बताई थी। पहला, उन्होंने ये कहा था कि वो सत्ता में परिवर्तन करना चाहते हैं, वहाँ जो खमनेई रिजीम है यानी कि अयतुल्ला खमनेई का जो शासन था उसे वो बदलना चाहते थे। उसका कारण वो ये बता रहे थे कि वहाँ ईरान की जनता कई महीने तक सड़कों पर खमनेई रिजीम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वहाँ की ईरान की जो पुलिस फोर्स है, उन्होंने गोलीबारी करके 10-15 हज़ार आम ईरानी नागरिकों को मारा था। और इसी बात का बहाना बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं वहाँ ईरानी जनता पर इस तरह की गोलीबारी और उनकी हत्या नहीं देख सकता हूँ, तो मैं वहाँ ईरान में रिजीम चेंज करने जा रहा हूँ या करने आया हूँ। और दूसरा कि जो परमाणु कार्यक्रम ईरान चला रहा है उसे रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब आ गया है।
लेकिन पूरी दुनिया ने इस बात को नहीं माना, खुद अमेरिका के अधिकारियों ने इस बात को नहीं माना, सीनेट के जो सीनेटर्स हैं उन्होंने नहीं माना और अमेरिकी जनता ने भी उनकी बात को नहीं माना। सबको ये समझ में आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गलत फैसला ले लिया है और इजराइल के बहकावे में आकर के इजराइल की जो लॉबी अमेरिका में जो एक्टिव है उसके कहने से, उसके उकसावे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बिना कारण एक दिन अचानक ईरान के ऊपर हमला कर दिया। और सिर्फ बात ईरान की ही नहीं रही, ईरान में बर्बादी हुई, लेबनान में भी बहुत बर्बादी हुई इजराइल के हमलों से, लेकिन जो बर्बादी अर्थव्यवस्था की हो रही है, मैं हो रही कह रहा हूं। 40 दिनों का जब युद्ध चला था तो युद्ध शुरू होने के सिर्फ 6 दिनों के बाद, यानी कि 28 फरवरी के 6 दिनों के बाद ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में माइनिंग लगा दिया, माइंस लगा दिया, बारूदी सुरंगों का पूरा जाल बिछा दिया। और उसके बाद से जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जो 20% कच्चा तेल दुनिया का जाता था और 30% जो गैस की सप्लाई होती थी वो बंद हो गया। बाद में तनातनी इतनी बढ़ गई कि सीज फायर भी चल रहा है, लेकिन अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है ईरान के समंदर में और बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि वो नेवल ब्लॉकेड तभी हटाएगा जब ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल देगा, दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो शुरू हो जाएगी और बातचीत की टेबल पे आ जाएगा, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन ईरान ने शुरू से ये कह रखा है कि अगर बातचीत होगी, वो अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा तो जो उसकी शर्तें हैं उसे डोनाल्ड ट्रंप को माननी पड़ेगी। और जो शर्तें हैं ईरान की वो ये है कि वो ये कहता है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो वैध अधिकार है उसके पास वो बरकरार रहने चाहिए। मतलब साफ है, ईरान चाहता है कि अगर परमाणु कार्यक्रम वो चलाना चाहता है तो वो चलाता रहेगा और कोई और देश उसे डिक्टेट नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि वो परमाणु कार्यक्रम चलाएगा या नहीं चलाएगा। दूसरी सबसे बड़ी जो शर्त रखी थी ईरान ने वो ये था कि उसके पास एक लिखित दस्तावेज होने चाहिए और अमेरिका उस पर समझौता कर ले, दस्तखत कर दे कि दोबारा इस तरह का कोई भी मिलिट्री एग्रेशन ईरान पे नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे हमला किया 28 अक्टूबर को, 28 फरवरी को और पूरी की पूरी सरकार को मार दिया, दोबारा ऐसा हमला ईरान और इजराइल नहीं करेगा। और तीसरा एक और शर्त बार बार ईरान जो कह रहा था वो ये था कि आपने हमला किया, आपने ईरान की सरकार को मार दिया, आपने बर्बादी की ईरान के अलग अलग शहरों में, तो जो बर्बादी हुई है उसका आपको हर्जाना देना पड़ेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं माना कि वो इन शर्तों को मानेंगे, कभी वो हर्जाना देंगे। अमेरिका के पास ऐसा पूरा काला इतिहास है, अलग अलग देशों पर हमले किए हैं अमेरिका ने, लेकिन हर्जाना कहीं नहीं दिया है। तो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नफरत दुनिया भर में नहीं बढ़ रही है, सिर्फ अमेरिका के अंदर ही नहीं बढ़ रही है, चारों तरफ बढ़ रही है। और अमेरिका के अंदर नफरत इस कदर बढ़ गई है कि अब वहां पर हथियारबंद लोग घूम रहे हैं व्हाइट हाउस के आसपास। अब जब यहां पर बात चली है वहां गोलीबारी की, तो आपको जानकारी देना यह भी बहुत जरूरी है कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अप्रैल 25 का वो दिन था जब व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट एसोसिएशन का एक वहां पर डिनर रखा गया था। होटल हिल्टन में वहां पर व्हाइट हाउस के जो करस्पॉन्डेंट्स थे उन्होंने एक डिनर रखा और वहां पर हर वर्ष होता है और डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, वहां पर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और साथ में वहां पर सभी बड़े अधिकारी होते हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इस बार जो 25 अप्रैल को वहां डिनर आयोजित किया गया था, वहां पर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस थे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे और पूरी की पूरी सरकार थी वहां पर। और ठीक उसी वक्त जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, जेडी वेंस मौजूद थी, फर्स्ट लेडी मेलानिया वहां मौजूद थी, वहीं पर दरवाजे के पास एक शख्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। उसका नाम बताया गया कोल एलन। बताया यह जा रहा है कि वो भी डोनाल्ड ट्रंप से सख्त नाराज था और डोनाल्ड ट्रंप से सख्त नाराजगी की वजह से वो बंदूक लेकर पहुंच गया था और डिनर के ठीक पहले वो कोशिश कर रहा था कि वो डिनर वाले हॉल में, बॉल रूम में घुस जाए। और एक बार अगर वो घुस जाता तो आप इमेजिन कर सकते थे वहां पर कितने लोगों की वो हत्या कर सकता था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया था। तो इस तरह से जो घटनाएं हैं लगातार हो रही है। ऐसा ही एक और हुआ था अक्टूबर 2025 में, जब व्हाइट हाउस के गेट पर एक व्यक्ति अपने कार के साथ पहुंच गया और कोशिश कर रहा था कि वो अंदर घुस जाए अपनी कार के साथ। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने कार को वहीं पर व्हाइट हाउस के गेट पर रोक दिया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिस तरह से नफरत अमेरिका में बढ़ता जा रहा है, ये जो हथियारबंद लोग अब व्हाइट हाउस के आसपास घूमने लगे हैं,
उससे अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर चिंता की अब बहुत गहरी लकीर आ रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो मानने को तैयार नहीं है, वो समझौता करने को तैयार नहीं है, अपनी कड़ी शर्तों को कह रहे हैं ईरान से कि आप मान लो, और उसकी वजह से जो हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी बंद है, नेवल ब्लॉकेड जो उन्होंने लगा रखा है ईरान के समंदर में, आसपास के समंदर में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बरकरार है। और आज भी हर आए दिन आपको ऐसी खबरें मिलती है कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में जो रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं उसकी महंगाई बढ़ रही है। आपकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही है। और अगर ऐसे ही हफ्ता 2 हफ्ता महीना ऐसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहा, नेवल ब्लॉकेड अगर वहाँ लगा रहा, तो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया पर, उस पर बहुत बड़ा दबाव पड़ जाएगा। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी जनता में गुस्सा बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रहा है। और अब स्थिति तो ये आ गई है कि हथियार लेकर लोग व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप के फंक्शंस में जहां वो शरीक होने जाते हैं वहां पहुंचने लगे हैं। तो जाहिर है अमेरिका को इसकी चिंता करनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को भी इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें इस वीडियो को। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहां जाएं और प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स के ऐप को डाउनलोड करें और पूरे 24 घंटे देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।